अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अनिका वॉइस के साथ आप सबको प्यार भरा सलाम। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज की कहानी हमें जिसने दी है इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। तो चलिए कहानी की जानिब चलते हैं। आसिफ मेरा बचपन का दोस्त था और हम दोनों ने बचपन से लेकर जवानी साथ गुजारी है। फिर वो कमाने के लिए कराची चला गया। आसिफ की शादी हो चुकी थी। आसिफ अपनी फैमिली को भी साथ ले गया था। आसिफ चंद दिन पहले गांव आया तो मेरी इससे मुलाकात हुई तो इसने खुद को साथ होने वाला वाकया सुनाया। आसिफ ने बताया कि एक दिन सुबह के वक्त आपकी भाभी और मैं किसी बात पर एक दूसरे के साथ गुस्सा हो गए और मैंने मजीद मसले के बढ़ने से बचने के लिए गुस्से से उठा और नौकरी पर चला गया और सारा दिन काम करता रहा। गुस्से की वजह से रात के वक्त ओवर टाइम देर तक काम करता रहा। घर जाने का मूड नहीं था तो इसने जानबूझकर देर ही। जब थक गया तो छुट्टी की और बाहर की तरफ चल पड़ा। अब मेरा मूड था कि आज रात घर बाहर ही रहना है और बीवी को भी पता लगे और आइंदा मेरे साथ झगड़ा ना करे। खैर, इस वक्त गुस्से में था, कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर मैं कहीं रात गुजारने की जगह तलाश करने लगा। कुछ दूर ही चला था कि एक खाली घर जो किसी की रिहाइश ना होने की वजह से बिखरा पड़ा था और ईंटें टूटी हुई थी नजर आया। खैर, मैंने सोचा डूबते को तिनके का सहारा। मैंने सोचा आज रात यहीं गुजार लेते हैं। बीवी की कॉल आती रही और मैं बार बार कट करता रहा और तंग आकर मोबाइल साइलेंट पे लगा दिया। फिर सोने के लिए मोबाइल की लाइट ऑन करके सोने के लिए जगह तलाश करने लगा। घर के 3 कमरे थे तो मैंने दरमियान वाले कमरे का इंतखाब किया और जगह साफ करके सोने लगा। मोबाइल को पावर ऑफ किया और रुमाल मेरे पास ही था तो इसको ओढ़ के सो गया। आसिफ कहने लगा कि रात के कोई 2 बजे थे कि मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे साथ सो रहा है और एकदम से मेरी आंख खुली और डर के मारे मैंने करवट नहीं बदली और फिर सो गया। कोई 5 मिनट गुजरे थे कि एक बिल्ली के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मोबाइल ऑन किया और देखा तो वो बिल्ली गायब थी। इतने बड़े घर में मैं अकेला सोया हुआ था और घर भी बिल्कुल वीरान था। इस वक्त नींद उखड़ गई। फिर जागने लगा और शर्मिंदा भी था कि अपने बीवी बच्चों को अकेला छोड़कर मुझे यहाँ नहीं सोना चाहिए था। इस वक्त मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। खैर, इन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक छत पर थोड़ी सी रोशनी नमूदार हुई तो मैंने जो रुमाल मुंह पर लिया हुआ था इसको हटाकर चुपके से देखने लगा और डर की वजह से कोई हरकत ना कर सका। फिर अचानक से वो लाइट गायब हो गई। फिर मैंने महसूस किया कि 2 बंदे मेरे सर के पीछे खड़े हैं। मैं अचानक खड़ा हुआ और मोबाइल की लाइट ऑन की और देखा कि कोई नहीं था। इसके बाद मैंने सोचा कि अब घर चला जाता हूँ। जैसे ही मैं उठा तो क्या देखता हूँ, दरवाजे के सामने एक खातून जिसके बाल बिखरे हुए, ज़बान बाहर निकली हुई, आंखों से रोशनी आ रही थी, मुझको गुस्से से देख रही थी। मैंने इसको कहा, कौन हो तुम, क्या चाहती हो मुझसे? वो खातून कुछ देर चुप रही और फिर अचानक से गायब हो गई। मेरे होश इस वक्त उड़ गए। टांगे जवाब दे चुकी थीं। फिर कुछ देर बाद ही वही चुड़ैल 2 बंदों के साथ छत पर बैठी गुस्से से मेरी तरफ देख रही थी और बोली, तुम किसकी इजाज़त से इस घर में दाखिल हुए हो? तुम्हें पता नहीं कि यहाँ हमारी जवान बेटियाँ हैं और जहाँ हमारी बेटियाँ सो रही थी इनके कमरे में आकर सो गए। आसिफ कहने लगा कि अब की बार तो मैं समझ गया मौत पक्की है, लेकिन जिसे अल्लाह रखे इसे कौन चखे। आसिफ कहने लगा, मैं इस औरत से माफ़ी मांगने लगा, वास्ते देने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, गलती से आ गया। आसिफ कहने लगा, इस औरत की शक्ल मज़ीद से मज़ीद डरावनी होती गई। इसकी आंखें गेंद की तरह मोटी हो गईं। वह अचानक से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और मुझे गर्दन से पकड़ लिया और मैं छुड़वाने के लिए बारहा कोशिश करता रहा लेकिन नहीं छुड़वा सका और 2 मर्दों ने मेरी टांगें पकड़ी और ज़ोर का मुझे ज़मीन पर पटक दिया, जिससे मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। फिर इस औरत के हाथ में अचानक से चाकू आ गया, जिससे इसने मेरी टांग पर वार किया, जिससे मेरी टांग की हड्डी टूट गई। फिर मैंने कुरानी आयतों का विर्द शुरू कर दिया
پسینے سے شرابور تھا۔ جب میں نے قرآن آیتوں کا ورد کیا، آیت کرسی، سورۃ ناس وغیرہ پڑھنا شروع کی تو اچانک سے وہ غائب ہو گئی اور میں ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ بڑی مشکل سے گھر سے نکلا اور سڑک پہ نکل گیا، اور پھر میں بے ہوش ہو گیا اور صبح اٹھا تو خود کو ہسپتال میں پایا۔ میری بیوی باہر میرا ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ شاید مجھے ہسپتال لانے والوں میں سے کسی نے میرے موبائل سے نمبر پہ کال کر کے اس کو بلوا لیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو اندر بلایا تو اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ میں نے اس کو تسلی دی کہ میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا، اور میری بیوی خود کو کوسنے لگی کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں لڑنا چاہیے تھا۔ میں نے اس کو چپ کروا دیا اور خود کو بھی اس میں قصوروار ٹھہرایا اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار کے ساتھ صلح کر لی، اور مجھے ڈاکٹر کی طرف سے چھٹی مل چکی تھی۔ گھر آ کر بیوی نے قرآن کا ختم کرایا، مدرسے کے بچوں کو بلوایا، پھر جا کر میرا بوجھ ہلکا ہوا۔ پھر ہم گاؤں واپس آ گئے اور 4-5 ماہ بعد ٹانگ ٹھیک ہو گئی، لیکن اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ غصے کی وجہ سے میں مرتے مرتے بچا ہوں۔ اب کوشش کرتا ہوں کہ غصے پر کنٹرول کر کے معاملے کو صحیح طرح سے سیدھا کیا جائے۔ اس کہانی میں سمجھداروں کے لیے سبق ہے کہ غصہ تو ہر انسان کو آتا ہے، لیکن غصے میں تھوڑا کنٹرول کرنا چاہیے اور غصے کے ٹائم کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی انیکا وائس کو اجازت دیجیے تاکہ اگلی کہانی کے ساتھ حاضر ہو سکوں۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔